नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनडीए में भले ही सीटों का बंटवारा हो चुका हो, लेकिन एनडीए में बगावत की आग अब तक नहीं बुझी है। और शायद इसीलिए रातों रात आज अमित शाह को, मोदी के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य को दिल्ली से पटना की उड़ान भरनी पड़ी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमित शाह को अचानक अहमदाबाद जाना था, जहां पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया गया है, जहां गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों से मोदी शाह ने इस्तीफा ले लिया था। वहां जाना था, नया मंत्रिमंडल गठन करना था, वहां नड्डा को भेजा जा रहा है और अमित शाह ऑपरेशन पटना में पाटलिपुत्र पहुंच रहे हैं आग बुझाने के लिए। अमित शाह को पटना पहुंचना पड़ा। अब मोदी जी के चाणक्य जब पाटलिपुत्र पहुंचे तो वहां पर संवाददाताओं को यह बताया गया कि भाई अमित शाह की कल बुद्धिजीवियों के साथ पटना में एक मीटिंग है, एक आध और कार्यक्रम है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं और उनके रेसिडेंस पर मुलाकात ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि ये मुलाकात कितनी कामयाब होती है, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, आग बुझाने जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एनडीटीवी चैनल ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। Also telling you right now is that Amit Shah will be meeting Nitish Kumar tomorrow. अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से इसलिए नाराज हैं गुजरात लॉबी से, खासकर अमित शाह से, जब से उन्हें पता लगा है कि जानबूझकर जेडीयू की परंपरागत सीटें, पुरानी सीटें, जेडीयू का जो जीतने का गढ़ किला कहा जाता, वहां जो सीटें थीं, जानबूझकर उन सीटों को या तो बीजेपी ने अपने पास रख लिया या चिराग पासवान को दे दिया, चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया। और चिराग पासवान का नाम सुनते ही नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि पासवान को 15 सीटों पर समेट दिया जाए। लेकिन 15 सीटें देने की जगह अमित शाह ने चिराग पासवान को ऑलमोस्ट डबल सीटें दे दी, 15 की जगह 29। नीतीश कुमार एक और बात पर भी नाराज हैं अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, और वो बात ये है कि वो चाहते हैं कि बीच चुनाव या चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए, यानी उनको सीएम का चेहरा जो है वो ऐलान किया जाए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन इस पॉइंट पर अभी भी अमित शाह राजी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी चाहते हैं कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो फिर सारे पार्टी के विधायक दल तय करें कि नेता कौन होगा। यानी कुल मिलाकर प्लान नीतीश कुमार को किनारे करने का है, और इसीलिए नीतीश कुमार को चेहरा डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। और अगर आप सबसे ताज़ा बयान सुने अमित शाह का, तो गुजरात लॉबी की पॉलिसी यही है कि सीएम चुनाव से पहले नहीं, सीएम चुनाव के बाद तय होगा। सुनिए, आप अमित शाह को सुनिए, उनका ताज़ा बयान जो नीतीश कुमार के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। चुनाव के बाद सभी पार्टी के विधायक दल बैठकर अपना अपना नेता चुनेंगे और वो नेता बैठकर हमारे गठबंधन का मुख्यमंत्री तय करेंगे। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू के एक बड़े नेता जो नीतीश कुमार के बड़े करीब हैं, समता पार्टी के समय से हैं, बहुत वफादार हैं और जिन्हें दिल्ली की खबर रहती है, उन्होंने नीतीश कुमार को बताया कि किस तरह संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, कभी नीतीश कुमार के करीब थे, आज अमित शाह की गोद में बैठे, और लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी कभी साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते थे, आज ये साया बन गए हैं अमित शाह का। इन दोनों लोगों ने कैसे अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिया, और जो नीतीश कुमार डील चाहते थे उस पर अमल न संजय झा ने किया न लल्लन सिंह ने किया, और एक फ्री हैंड अमित शाह को दिया, जहां उन्होंने जेडीयू की पुरानी सीटों पर तलवार चला दी। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एडवांटेज दिया और नीतीश के वफादारों को किनारे कर दिया। यही नहीं, नीतीश कुमार को यह भी बताया गया कि चुनाव के बाद, यानी 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, उसके बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर सरकार में नीतीश कुमार की जगह नहीं होगी, क्योंकि विधायक दल, पार्टी के विधायक दल तय करेंगे अमित शाह के इशारे पे, गुजरात लॉबी के इशारे पे, संजय झा के इशारे पे, चिराग पासवान के इशारे पे, लल्लन सिंह के इशारे पे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। इसीलिए नाम का ऐलान नहीं हो रहा। अब आप सोच सकते हैं कि संजय झा और लल्लन सिंह की बंद कमरे में नीतीश कुमार ने क्या क्लास लगाई होगी।
अब दोस्तों, अमित शाह भले ही सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को कन्विंस कर दें मीटिंग में, उनको ये बता दें कि भाई कुछ सीटों पर वो एडजस्ट कर देंगे, जेडीयू की जो परंपरागत सीटें वहाँ पर नीतीश कुमार के जो वफादार हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सीएम फेस पर अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार को इस स्टेज पर मनाना एक टेढ़ी खीर है अमित शाह के लिए। और अगर इस मीटिंग का निष्कर्ष नहीं निकलता है और नीतीश और अमित शाह के बीच दूरियां और बढ़ती हैं, गुजरात लॉबी वर्सेस नीतीश कुमार होता है, तो फिर इस चुनाव में आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि आज भी नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं अगर आप बिहार में सारे लीडर्स की गिनती करते हैं। आज भी सबसे बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ही पास है। अब दोस्तों, यूं तो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस जिसे हम दिल्ली में कहते हैं, उसमें भी सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। तेजस्वी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और फिर मुकेश सहनी की पार्टी, इनको लेकर आज रात आप कह सकते हैं कयामत की रात है महागठबंधन के लिए भी। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मसला ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ वो सबसे बड़े फेस हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कई बरसों के चीफ मिनिस्टर हैं, और आज की तारीख में 36 का आंकड़ा है गुजरात लॉबी से। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, अमित शाह का काउंटर क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर आज 3 खास मेहमान मैंने बुलाए हैं और तीनों ही बिहार के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सरोज सिंह होंगे, 24/7 लाइव वायर हैं इलेक्शन के, उनको सुनिएगा पटना से। हमारे साथ आज एक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं, बरसों बरस उन्होंने बिहार कवर किया, उनको आप सुनिएगा। और साथ में उमाकांत होंगे जो पटना और दिल्ली यानी गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार को बराबर जानते हैं, इनको भी सुनिए, पिक्चर और साफ होगी। सरोज जी, आप तो पटना में बैठे हैं, घमासान के बीचों बीच हैं, ये बताइए, महागठबंधन की बात तो बाद में होगी कि महागठबंधन में भी रार है, ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार वाकई अब मना लिए गए हैं या नीतीश कुमार का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे, और नीतीश कुमार फुल फॉर्म में अब जैसे च्यवनप्राश खा रखा हो? हाँ, आज जो उनका सरायरंजन में जो स्पीच था वो पुराने नीतीश कुमार को याद दिला रहा था कि भाई किस तरह से इलेक्शन की कैंपेनिंग वो करते थे, आज उसी मूड में थे। लेकिन आपका जो और 2 सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को मना लिया गया, नीतीश कुमार मान गए, सब कुछ ठीक ठीक है एनडीए के भीतर, तो इसका जवाब ना में है। देखिए, नीतीश अच्छा। कुमार को आप तभी मना सकते हैं, मतलब सही तरीके से, कहने को मान गए बात अलग है, जब तक उनको आप सीएम फेस घोषित नहीं करेंगे। आपने 101 करके नीतीश कुमार के कद को घटा दिया, उनके वोटरों को निराश कर दिया, नाराज कर दिया कि हम तो अब भाजपा के बराबर हो गए, हम कहाँ बड़ी पार्टी है। तो जब तक ये सब चीजें एडजस्ट नहीं होगी, अब तो उम्मीद कम है, अब तो सीटें बढ़ गई, 101 तो घटेगा नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो अंदर खाने जदयू की जो तैयारी है, वो उनके कैडर की, उसके नेताओं की, वो 2020 की याद दिलाएगी। चिराग पासवान भी याद करेंगे कि पहली बार विधानसभा में वो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। उनका अनुभव बड़ा खट्टा होने वाला है 14 तारीख को, जब नतीजे निकलेंगे 14 तारीख को, तब चिराग पासवान को पता चलेगा कि जो 2020 में उन्होंने किया था, जो रोपा था, उसका फल उनको 14 नवंबर को मिलेगा। तो नीतीश कुमार को सरोज जी 2 प्राइमरी मांगे थी, मतलब नीतीश कुमार की चुनाव के बीचों बीच 2 मांगे थी प्राइमरी। एक कि भाई चिराग पासवान को इतनी थोक के भाव, होलसेल में आप सीट क्यों दे रहे हैं, उनकी सीटें कम करिए। अमित शाह ने सीटें कम नहीं करी। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं कि उसमें बीजेपी के लोग लड़ेंगे चिराग पासवान की पार्टी से, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। चिराग पासवान की सीटें कम नहीं की, 15 की जगह डबल कर दी ऑलमोस्ट। दूसरा, चीफ मिनिस्टर के फेस का ऐलान नहीं किया। नीतीश कुमार अभी भी ऑफिशियली एनडीए के चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। तो जो 2 प्राइमरी मांगे थी अमित शाह ने नहीं मानी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह अब ये जो घमासान है और तेज है, तलवारें और ज्यादा खिंची हैं? ये तो वो जब समस्या जस की तस पड़ी हुई है तो तलवारें तो खींचेगी। जिस अंदाज से कैंपेन हुआ है अभी तक का, जो सीट शेयरिंग का मामला, या नीतीश कुमार जो आज बोल रहे थे सरायरंजन की रैली में, उनकी भाषा क्या है कि मैंने बिहार को इतना कर दिया और आने 5 सालों में तो बिहार को मैं चमन कर दूंगा, आप लोग साथ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
और सबसे बड़ा सवाल जो अभी चर्चा में है, क्या चिराग पासवान के कैंडिडेट के भी सभाओं में जाएंगे नीतीश कुमार? इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या इशारा जाएगा अगर नहीं जाएंगे? जो जनता दल यूनाइटेड के कैंप के लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंपेन में जाए। तो सोच लीजिए कि मैसेज क्या जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मुकाबला अमित शाह से ही हो रहा है ना। अगर अमित शाह किसी को बैट कर रहा है, चिराग पासवान को 15 की जगह 29 सीट दे रहे हैं, भले कैंडिडेट उन्हीं का है, बीजेपी का ही कैंडिडेट है, वो अलग कहानी। जी लेकिन जी। कहीं ना कहीं तलवारें तो दोनों में खिंची हुई है, दोनों नेताओं के बीच में। मैं जरा अरुण पांडे जी के पास जाना चाह रहा हूँ। पांडे जी भाई, आप तो बहुत करीब से सब कुछ देख रहे हैं, सारा ये ड्रामा देख रहे हैं। क्या हम ये मान लें दिल्ली में बैठ के कि ऑल इज वेल इन एनडीए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या नहीं आपको नहीं, लगता है कि अंदर की कहानी कुछ और है? ये पहला चुनाव है दीपक जी। 2005 के बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहने के बाद पहली बार ये, अभी तो अब इसको जुड़वा भाई कहिए, अब तक वो बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते। तो इस चुनाव में जो जुड़वा भाई बना दिया गया, निश्चित रूप से ही जदयू के लिए, जदयू के समर्थकों के लिए था कि नीतीश जी की अहमियत है, नीतीश जी के ही चेहरे पर यदि चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ जी तक कि अमित शाह ने कह दिया कि भाई चुनाव बाद ये फैसला होगा। ये ठीक उसी ढंग की बात हो रही है जिस ढंग से कांग्रेस तेजस्वी के बारे में कह रही है। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में सारा कैंपेन चल रहा है, लेकिन ये बात तो आज भी एक मास्टर क्वेश्चन है कि हु आफ्टर एनडीए मैंडेट, यदि जनादेश एनडीए के पक्ष में मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जी आज भी एक ही गुत्थी सुलझनी बाकी है, ये अभी सामने है नहीं। जी लेकिन भरोसे और विश्वास का संकट, जो आपने कहा कि ऑल इज वेल, कदापि नहीं। आपने देखा मांझी ने तो घोषणा कर दी कि 2 सीट हम बोध गया से और वहां अपनी सीट जो है वहां से हम कैंडिडेट देंगे पैरेलल। तो कुल मिलाजुला कहाँ ऑल इज वेल कहा जा सकता है? एनडीए में ऑल इज वेल नहीं। भाई लखेड़ा साहब, मैं एक सवाल का जवाब चाह रहा था। क्या आपको लगता है कि ये जो पर्दे के पीछे हम देख रहे हैं अदावत सी है, मनभेद हैं, मतभेद हैं गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार के बीच में, विचारधारा भी है, क्या नीतीश कुमार और अमित शाह का आपको कोई कंप्रोमाइज होते हुए दिख रहा है, या धागे में अगर गांठ लग चुकी है तो ये गांठ खुलने वाली नहीं? मुझे लग रहा है कि ये जो गठबंधन है एनडीए का, क्योंकि हम एनडीए पर आपने प्रश्न किया है, एनडीए का गठबंधन 5 पार्टियों का एक ऊपर से ढांचा जरूर है, एक ढांचा बना हुआ है, लेकिन इस पूरे जो जो बिखराव पैदा हुआ है एनडीए में, बिहार में, जनता दल वर्सेस जनता दल यू वर्सेस चिराग पासवान वर्सेस जनता दल यूनाइटेड, और बाकी जो पार्टियों के बीच में जो इवन मांझी में वर्सेस भाजपा से चिराग खुश हो रही पासवान। है। आज मांझी कोई भाजपा से खुश थोड़ी है। 6 सीटों को लेकर के भाजपा, उनका टारगेट, उनको पता है कि भाजपा पर टारगेट करोगे तो वोट मिलेगा। आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आप टारगेट करोगे, चाहे वो मांझी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो और दल हो, अगर, क्योंकि वोट बैंक तो नीतीश कुमार के साथ है ना, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो है नहीं कोई। तो सवाल यह है कि ये जो चीजें हैं, ये जो हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार क्योंकि पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि वो जनता दल यूनाइटेड को निपटाने पे लगी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ आज की तारीख में अति पिछड़ा वोट बैंक, उन्होंने अति पिछड़ों को, मैं तो उसकी पॉलिटिक्स में, सोशल इंजीनियरिंग में क्रांति कर दी नीतीश कुमार ने। और दलित महादलित का जो वर्ग है, महादलित और दलित वर्ग जो भी है, उसमें जो अगर सॉफ्ट कॉर्नर है, नीतीश कुमार के साथ कोई नाराज नहीं आज की तारीख में। तो ऐसी दशा में अगर लूजर है, अगर कोई लूजर है तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा मेरा मानना है। जी सरोज जी, अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव के बाद जेडीयू कहीं ना कहीं या तो स्प्लिट हो और एक धड़ा बीजेपी में शामिल हो जाए। जो पहली लिस्ट बनी थी जिसमें नीतीश कुमार के सीटों का अतिक्रमण कर लिया गया था, अगर वही लिस्ट रह जाती तो स्वाभाविक था कि वो जीत के आते, तो वो तो संजय झा और ललन सिंह की बात मानते ना, वो अमित शाह की मानते, नीतीश कुमार की बात थोड़ी मानते। अगर रत्ने सदा को उन्होंने टिकट दिया, मंजीत सिंह को टिकट दिया, तो ये लोग तो नीतीश कुमार के एकदम हार्डकोर है। ये अमित शाह के कहने पर थोड़ी चले जाएंगे वो बीजेपी के साथ, वो हर हाल में रहेंगे नीतीश कुमार के साथ। तो ऐसे लोगों को जो कमबैक हुआ है, ये नीतीश कुमार की ताकत को बढ़ाता है चुनाव आफ्टर इलेक्शन। तो जो मंसूबा था कि इस लाइन से खेल करके सब चीजों को अलग कर दिया जाए, वो मंसूबा तो चूर चूर हो गया। अब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मनीष वर्मा का कैंप भी अपने पूरी ताकत के साथ सारी चीजों को मॉनिटर करेगा, और एक तरफा अब तो जनता दल यूनाइटेड में
नहीं होगा दीपक सर, जैसा हमको लगता है। समझ गया। तीनों एक्सपर्ट दोस्तों एक बात तो कह रहे हैं, एक बात चाहे वो पांडे जी हों, चाहे सरोज जी हों, चाहे उमाकांत जी हो, एक बात तो मानते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, और खासकर जेडीयू में भी बहुत से मतभेद मनभेद के मामले सामने आ रहे हैं। आग लगी हुई है घर में, ये बात स्पष्ट है। एक चीज मैं पांडे जी पूछूंगा, सवाल मेरा ये है कि ठीक है एनडीए में अभी भी जो है जूतम पैजार चल रही है सीटों के बंटवारे के बावजूद, महागठबंधन में असली टसल क्या है, असली वजह क्या है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा? क्या मुकेश सहनी एक फैक्टर है, या तेजस्वी या राहुल में कुछ अनबन आपको दिख रही? महागठबंधन में मूल विवाद की जड़ क्या है? देखिए, कोई भी गठबंधन और महागठबंधन बनता है दीपक जी, स्वार्थ की राजनीति है, सेल्फ इंटरेस्ट। कहने के लिए बिहार हित में, देश हित में, समाज हित में बातें लंबी चौड़ी की जाए, हर पार्टी और नेता पहले अपना स्वार्थ देखता है। आज आपने देखा जिसको 6 सीट मिली है वो पहले अपनी पत्नी को टिकट थमा रहा है और वो चित दिखा रहा है। दूसरी सीट के लिए अपने बेटा को चाह रहा था, जिसके चलते टिमस गए, रूस गए, रूठ गए और गए वहां अमित शाह से मिलने, और अमित शाह ने कहा कि अरे भाई आप क्यों इसके लिए परेशान हैं, आपके सुपुत्र को मैं परिषद में भेज दूंगा और आप पूरा सभा में रिपीट कर दूंगा। कभी 29 सीट ले ली चिराग पासवान ने, और किसको किसको देंगे, यहाँ तो टिकट का भी बड़ा बाजार खुला हुआ है, और उसमें एक अपने भांजे को भी टिकट दे दिया। तो कुल मिला कर जब इस तरह के स्वार्थ की राजनीति हो रही है, आज कांग्रेस हो या मुकेश सहनी, और चाहे मैं तेजस्वी की भी बात करता हूँ, उनको पता था कि 144 सीट के ले रहे हैं, और हम जब महागठबंधन में दल बढ़ा रहे हैं तो सीटें घटेंगी, स्वाभाविक है। आप पिछली बार मुकेश सहनी थे उस पाले में, अब इस पाल में आ गए, आप साथ घूमे लोकसभा के चुनाव में, 250 मीटिंग की थी साथ में तेजस्वी और मुकेश सहनी, तो भूख जगी थी, कौन नहीं चाहता है। और ये बात सही है कि पिछले वर्षों में मुकेश सहनी एक सन ऑफ मल्ला का इमेज बनाया, आपकी गतिविधि बनाया, भूख बढ़ गई, डिप्टी सीएम चाहिए था। अब वो सीट आप घटाने लगे, वो 25, 30, 40 से शुरू किया, डिप्टी सीएम का खुद को चेहरा घोषित कर लिया। भले अभी तेजस्वी को कांग्रेस सीएम नहीं बता रही है, लेकिन तेजस्वी कहाँ बैठे हैं, तेजस्वी ने अपने को सीएम घोषित, और सहयोगी दल में कांग्रेस के छोड़ के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सीएम का कौन होगा तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई। इवन कांग्रेस के भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रोज कहते हैं कि भाई वो कांग्रेस तेजस्वी ही चेहरा होंगे। लेकिन जो आप स्थिति महागठबंधन में जो आपने बात की, ये सिर्फ स्वार्थ का टकराव है। सबको अधिक सीट चाहिए, अधिक सीट जाएंगे, ज्यादा सीट से यदि लड़ेंगे तो फिर हमको आगे दिन में यदि सत्ता मिली तो बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी, हमारे मंत्री अधिक बनेंगे जी। और सत्ता की मलाई चावने में थोड़ा ज्यादा सहूलियत होगी। तो ये तो पूरा स्वार्थ की राजनीति है। मेरा जो सवाल है सरोज जी, कि आज जब नामांकन भरने में अब चंद घंटे बचे हैं, लास्ट आप कह सकते हैं डे आने वाला है, इस वक्त आज की स्थिति में जब दोनों गठबंधन में कहीं ना कहीं टकराव दिख रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, इस वक्त बिहार की पोजीशन क्या है? मान लीजिए अगर आज नतीजा आने वाला हो तो आप किसको आगे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एच एनडीए के पास है, महागठबंधन के पास है, मुकाबला फंसा हुआ है, गेम इज वाइड ओपन? क्या देख रहे हैं आप, क्या असेसमेंट करेंगे? जो महागठबंधन को एक साथ इंचार्ज मतलब पिछले हफ्ता, उस एज को महागठबंधन ने धीरे 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 घटा दिया। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, अनाप शनाप बयान को लेकर, एक दूसरे से बात नहीं करने को लेकर, कम्युनिकेशन गैप को लेकर, वो एज उसका खत्म हुआ। मैसेज चला गया कि महागठबंधन में कुछ नहीं है, सब अपना लड़ झगड़ रहे हैं। उस लिहाज से एनडीए ने कम से कम सीट शेयरिंग को लेकर, देखिए अभी 5 मिनट पहले ही चिराग पासवान की 29 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई उलझन नहीं है। लगड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या फाइट में बाउंस बैक करने के लिए, मुकाबले में आने के लिए, युद्ध में बराबरी की आप कह सकते हैं शिरकत करने के लिए राहुल और तेजस्वी को प्रायोरिटी पर, ये जो सीटों का मामला है, मुकेश सहनी का मामला है, तुरंत प्रायोरिटी पर इसको सॉर्ट आउट करना होगा? मैं ये मानता हूं कि कल हो सकता है कि अगर इन्होंने इंप्रूव नहीं किया, अपनी चीजों को एकताबद्ध नहीं किया, एक सूत्र में नहीं बांधा और बेहतर समन्वय और कोऑर्डिनेशन के तौर पर ये साझा चुनाव रैलियों में नहीं उतरे, और मुकेश सहनी जैसे फैक्टर्स को अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर कल सुबह तक नहीं संभाला तो इनको नुकसान होगा। और अगर संभाल लिया तो जाहिर सी बात है कि देखिए झगड़ा वहां होता है, जो पार्टी पावर में होती है वहां टिकटों का भी झगड़ा होता है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ भी सत्ता विरोधी रुझान, और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हर आदमी को बिहार में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने संभाल लिया, तेजस्वी और राहुल गांधी पर डिपेंड करेगा कि ये अपना अपना कितनी सीटें अकोमोडेट करके मुकेश सहनी को
चुप कराते हैं। जी धन्यवाद। राहुल गांधी और तेजस्वी को एक अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, जो अंडरस्टैंडिंग उनकी यात्रा में दिखी थी। और ये जो सीटों का बंटवारा, इसको आज हर सूरत में इनको सॉर्ट आउट करना हो। कयामत की रात महागठबंधन के लिए। और चलते चलते एक सवाल मुझे लगा कि पांडे जी से पूछ लूं। पांडे जी ये बताइए, 30 सेकंड का वक्त है सिर्फ, ये प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर आज की तारीख में, अब लेटेस्ट? प्रशांत किशोर दो धारी तलवार है। अभी तक जो राजद की समझ थी कि वो बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जिस ढंग से उनकी चुनाव लड़ती है, अभी तो सभी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी उनकी है कि 40 मुसलमान को देंगे, 70 अति पिछड़ों को देंगे, 40 महिला को देंगे, तो ये दो धारी तलवार है। एनडीए भी कटेगा और अब किसको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से पिछले चुनाव में चिराग इफेक्ट हुआ था, निश्चित रूप से इस बार प्रशांत किशोर सीटें कितनी मिलेगी, लेकिन अभी तो पोल सर्वे जितने आ रहे हैं कि 10% सीट मिलेगी, ठीक। 7-8 सीटें मिलेगी, जी। तो प्रशांत किशोर एक दो धारी तलवार है और इस चुनाव में प्रशांत कुमार का इफेक्ट निश्चित रूप से दिखेगा। तीन बड़ी बातें ये जो महारथी हैं और सबका 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, इन महारथियों का ये कहना है बिहार के कि साहब, नंबर एक, नीतीश कुमार का जो गुस्सा 7वें आसमान पे कम नहीं हो रहा है। दरार पड़ गई है तो पड़ गई है, वो गहरी ही होगी नीतीश वर्सेस अमित शाह लॉबी के बीच में। दूसरी बात जो सामने आ रही वो ये आ रही है कि महागठबंधन तेजस्वी और राहुल गांधी को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी और मुकेश सहनी जो उनके छोटे पार्टनर हैं, उनके मामले को सॉर्ट आउट करना होगा। और आज की रात, कयामत की रात, महागठबंधन के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। वैसे राहुल गांधी ने लालू यादव से बात करी और मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इस बात को समझते हैं कि अगर 20-21 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैश करना है तो फिर समझदारी बहुत जरूरी है सियासत में। और एक बात जो पांडे जी ने कही कि भाई ये जो प्रशांत किशोर हैं, ये एक दो धारी तलवार है, ऐसी तलवार है जो इधर भी कट रही है और उधर भी काट रही है। यानी नुकसान इंडिया अलायंस का भी कर रही है, महागठबंधन का, और नुकसान जो है वो एनडीए का भी कर रही है। दो धारी तलवार है। लेकिन पांडे जी ने एक चीज और कही, कितना नुकसान करती है ये तलवार, कितनी गहरी चलती है, ये तो फिर 14 नवंबर को ही पता लगेगा। कितना डेंट करते हैं ये भी नहीं बता पा रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि उनका जो डेंट करने का, जो आप कह सकते हैं कितना शार्प डेंट मारते हैं दोनों पार्टियों, ये देखना होगा। पांडे जी आप आए, आप पटना से जुड़े, लाइव जुड़े। सरोज भाई आप बहुत मसरूफ थे और मैं देख रहा हूँ लिस्ट पर लिस्ट आपके पास आ रही है, आपका ध्यान वहीं पर है, लिस्टों पर है। खैर मौसम भी लिस्टों का ही है इस वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमाकांत जी आप दिल्ली से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।